हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथियों, सीटेट की इस नई क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, इस सीटेट के नए मॉडल पेपर में मैंने हिंदी तथा सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये ऐसा मॉडल पेपर है, मिला जुला मॉडल पेपर कह सकते हैं, जिसमें हिंदी तथा सीडीपी के मुख्य क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना है। तो ये तो तीनों ही कथन सत्य प्रतीत हो रहे हैं ना। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास प्राणी ये और उसके जो पर्यावरण होता है, प्राणी का मतलब कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जब मिलते हैं तभी विकास उत्पन्न होता है। ठीक है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना बिल्कुल सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो सी है, क्योंकि विशेषताओं का शोधन नहीं है, ये योग है। क्या है? योग। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग होना चाहिए, शोधन नहीं है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, वंशानुक्रम शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अनाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है। मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों का मतलब कि ये है कि विकास दो ही सिद्धांत पर, यानी मानव विकास जो होता है वो दो ही सिद्धांत पर काम करता है। कौन कौन सा? एक सिर से पैर की ओर और दूसरा निकट से दूर की ओर। तो ये जो दिया गया मध्यबाह्य विकास का सिद्धांत, ये निकट से दूर की ओर। ठीक है। निकट से दूर की ओर, इसे और क्या बोल सकते हैं? केंद्र से दूर की ओर ना, केंद्र से दूर की ओर ये भी बोला जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो बालक होता है उसके सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसके धड़ का विकास होता है। उसके पश्चात जो अन्य आसपास के जो अंग होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, उसके पश्चात उनका विकास हुआ। जैसे हाथ है, हाथ का पहले विकास हुआ, उसके बाद फिर उंगलियों का विकास होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बताइए इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? बोलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो निचली कक्षा के बच्चे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, 1 से 5 तक बच्चे कितने छोटे होते हैं ना, तो उन्हें अगर कुछ बताना या सिखाना है तो उन्हें खेल के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो जो खेल पद्धति होती है उसके द्वारा अगर आप कोई बात उनको सिखाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्यक्त करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार बढ़ता है? अभी हम लोग मतलब जो ऊपर निकला हुआ है मॉडल पेपर, उसमें इस प्रश्न का थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी। चलते हैं इसको देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा ना। तो सबसे जो सटीक उत्तर है वो सिर से पैर की ओर।
सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी, ये भी नाम है इसका। ठीक है, मस्तकाधोमुखी। ठीक है, सिद्धांत है ना। इसमें व्यक्ति का विकास सिर से पैर की ओर, यानी सबसे पहले सिर का विकास, फिर धड़ का विकास, फिर पैर का विकास। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात अधिगमकर्ता, ये रा उड़ जाएगी, ये रा नहीं है ये। ठीक है, अधिगमकर्ता, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोई भी दो अधिगमकर्ता अपनी योग्यताओं, रुचियां तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर विभिन्नता का नियम लागू होता है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, ये बात तो गलत है। न ही वे उभयनिष्ठ तत्वों को जानते हैं, गलत। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना संभव नहीं है, गलत। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। 14 वर्षीय देविका, ठीक है, देविका अपने आप में पृथक स्वर नियंत्रित करने की, नियंत्रित, ये यहाँ पर स्व है, क्या है? स्वनियंत्रित लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या कर रही है, ये पूछा जा रहा है। तो देविका क्या कर रही है कि नियमों के प्रति घृणा, ये तो होगा ही नहीं। किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, ये भी नहीं। परिपक्वता, ये भी नहीं। तो वो स्वतंत्रता, यानी खुद को, अपने आप को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता के योग्य बना रही है। ठीक है, ये किशोरावस्था में ये सब होता है। ठीक है, किशोरावस्था के समय में व्यक्ति, उसको दूसरों की बातें विरोध सी लगती हैं। ठीक, वो सोचता है जो मैं निर्णय लूँगा, जो मैं सोचूंगा वही सत्य है, और मुझे एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक, प्रश्न नंबर 7। मानव में विकास की सबसे तेज गति होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवकाल में, यौनावस्था में। तो विकास की जो सबसे तेज गति होती है वो होती है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो किशोरावस्था का काल कहलाता है। इसमें मनुष्य के अंदर तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, इसी में जो हड्डियों का विकास भी 18 वर्ष के आगे फिर नहीं हो पाता, 18 वर्ष तक ही मनुष्य की हड्डियों का विकास होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। 13 वर्षीय रोहन बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि किशोरावस्था एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है ना, यानी तनाव भरी। यहाँ बच्चे समायोजन करने में बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं। संवेगात्मक रूप से उनके अंदर अस्थिरता बनी रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता, बताइए? किशोरावस्था में किसका विकास नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहम केंद्रिकता, क्योंकि ये शैशवावस्था का विषय है। शैशवावस्था में अहम केंद्रिकता का विकास होता है ना, यानी बच्चा स्वयं के बारे में सिर्फ सोचता है ना। और अभिरुचियाँ, तर्कशक्ति, प्रेक्षण की योग्यता, ये तो सभी किशोरावस्था में विकसित होते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष, ठीक है। 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक। और उत्तर बाल्या कौन सी है? 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष, ठीक है। और शैशवावस्था कौन सी है? 1 से 6 वर्ष, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बताइए। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो कौन सी अवस्था नहीं है पूछा जा रहा है? पूर्व बाल्यावस्था, है ना, बताइए। यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दल समूह में रहने की अवस्था। ये विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, ठीक है। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की, खेलने की, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन जो दल और समूह में रहने की अवस्था वो बाल्यावस्था है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, शर्म तथा गर्व जैसी भावना को विकसित करने विकास किस अवस्था में होता है? बताइए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। यानी बच्चे दूसरों को देखकर शर्मा जाते हैं, है ना, और कुछ अच्छा कर देंगे, मम्मी ने शाबाशी दे दी तो खुश हो जाते हैं बड़ी जल्दी कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बताइए। बाल्यावस्था की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिकता की भावना। क्या हो जाएगा? सामूहिकता की भावना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, अतः इसे कोई महत्व नहीं देता था, ठीक है। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी अब दुर्लभ हो गया है। क्या हो गया? दुर्लभ। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? आर्थिक मूल्य। तो दोस्तों अब आगे पढ़िए फिर। अब केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है। इसीलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। कैसा संसाधन? बताइए जल्दी। बहुमूल्य संसाधन। नगरों में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि जल का पीने के साथ साथ सभी घरेलू कामों में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। नगरों में सीवर की सफाई, क्या किया जाता है? नगरों में सीवर की सफाई, तथा उद्योगों के लिए भी जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कई दोष पाए जाते हैं, यानी गांव में पानी की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती है, ठीक है। पानी को स्वच्छ करके मानवीय उपयोग में लाने, मानवीय उपयोग के लायक बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, चलिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया? बताइए। तो इसका सही उत्तर, अभी हम सबने गद्यांश पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा था कारण? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? कौन सा बढ़ गया है? आर्थिक मूल्य, है ना। प्रश्न नंबर 3, फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है? बताइए। फसलों को पानी हम कैसे देते हैं? यानी उनकी सिंचाई करके ही पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो सिंचाई, ठीक। प्रश्न नंबर 4, पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? बताइए। जो गद्यांश के अनुसार है उसके अनुसार पानी को स्वच्छ करके। कैसे? स्वच्छ करके, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? बताइए। तो दोस्तों जो गद्यांश है उसका शीर्षक था जीवन की जरूरत, यानी जीवन की जरूरत जल, यानी जल की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, यही इस प्रश्न ये गद्यांश का शीर्षक है, ठीक है। तो
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन की ज़रूरत जल। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं बताइए। यहाँ से हिंदी के जो हिंदी शिक्षण है ना, उसके कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से? अशुद्धियों का निवारण करके ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना, बिल्कुल सही। बालक बालिकाओं के अंतर्द्वंद्वों का समाधान, सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन तथा अच्छी आदतों का विकास, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, बच्चों में भाषा संबंधित दोष निवारण के उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? छोटी टोलियाँ बनाकर पढ़ाना, छोटी, ठीक है, छोटी टोलियाँ बनाकर पढ़ाना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सफलता में विश्वास दिलाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। किस किस स्तर के छात्रों के लिए उद्देश्य है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। कौन से स्तर की? प्राथमिक स्तर के। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, जेका टाट प्रणाली में बच्चों को पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू किया जाता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्यों से। जो जेका टाट प्रणाली है उसमें बच्चों को वाक्यों से ही पढ़ाना लिखाना शुरू किया जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू किया जाता है? जो हमारी हिंदी है उसमें पढ़ना लिखना हम किससे शुरू करते हैं? इन यानी अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से। तो इन सभी के एक साथ शिक्षण से ही हम कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र पढ़ाई करते हैं कि शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण है, ठीक है, यहाँ शिक्षण होगा, शिक्षक नहीं, शिक्षण के लक्षण को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं ये निश्चित करते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है कानबेक ने। किसने कहा है? कानबेक ने। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।